हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका एकेएस कॉम्बो अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, कुछ घर के कारण हम बहुत दिनों से एब्सेंट थे और बीपीएससी 72 का एग्जाम डेट मालूम है आपको 26 जुलाई को है। कब है? 26 जुलाई को। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम कम है, तो हम सोचे हैं कि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो शशि सर का जो 360 एनसीईआरटी बुक है, 360 जितना भी सेक्शन का बुक है, ये सारे सब्जेक्ट का हम एमसीक्यू प्लस एनसीईआरटी का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है, ये सारे का एक्सप्लेनेशन पर डे करें और आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। ये बुक जब हम देखे, ये बुक हमको काफी अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बनाया गया है उसी पैटर्न से बनाया गया है जो क्वेश्चन आज डे टू डे पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए पिछले पैटर्न में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब जो भी है, अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नए पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आज हम इसमें आज से हम हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बना बना कर अपलोड करेंगे। आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, ये जो है ज्योग्राफी का रहेगा, तो इसका जो है ज्योग्राफी ज्योग्राफी साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ये सारे जो है बुक जो 360 शशि सर का है, इसे हम करवाएंगे सारे क्वेश्चन और इसका थ्योरी। इसीलिए इसमें दोनों दिया गया है, क्वेश्चन भी है और थ्योरी भी है। इसलिए ये बुक हमको बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और इसमें क्या है कि एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है। ठीक है, क्लास 6 से क्लास 6 टू 12th जो इन्होंने दिया है, इसमें सारा दिया गया है। अब हम कहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एनसीईआरटी का ठीक है कुछ सेलेक्टिव चैप्टर होता है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव चैप्टर करते जाएंगे, लेकिन किस चैप्टर से कब कितना क्वेश्चन आ जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इसमें 6 to 12 का जितना भी दिया गया है, ये सारे हम एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, फिर जो इसका मेन बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सारे भी करना होगा। आप अगर ये बुक मेरे समझ से, ये बुक और जो भी स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है, ये सारे बुक अगर कर लेंगे तो फिर आपको बीपीएससी 72 में रिजल्ट के लिए कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे और मेरे चैनल को पर डे विजिट करेंगे और आपको यहाँ से वीडियो मिलेगा, आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साइंस का जो ये चैप्टर है, साइंस का भी है ये, इसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 का जो है पहला चैप्टर है। इसमें है भोजन के घटक, वस्तुओं के समूह बनना, पदार्थ की पृथक्कीकरण, पौधों को जानिए, शरीर से गति, विशेषताएं एवं आवाज। ठीक है, विशेषताएं, गति एवं दूरी की मापन, प्रकाश एवं छाया और प्रतिबिंब, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, चारों और वायु, ये सारे चैप्टर क्लास 6 के हैं। क्लास 6 के हैं। ठीक है, क्लास 7 का अगर हम लोग बात करें, पहले क्लास 6 का पढ़ लेते हैं ये सारे चैप्टर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 का जो है, क्लास 6 का जो है, ठीक है, क्लास 6 का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक, भोजन के घटक का कहने का मतलब है कि भोजन में क्या क्या मिलता है, भोजन से हमको क्या बेनिफिट है, भोजन में क्या क्या मिला रहता है, भोजन के लिए कहाँ कहाँ से मिलता है, ये सारे हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, पहला है क्वेश्चन है इसका, भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है, से प्राप्त होता है, उसे कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, पादप से, जंतुओं से, उपयुक्त में कौन कथन सही है? तो दोस्तों आपको पता है कि हम लोग का भोजन जो मिलता है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, दोनों। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन
व्यंजन मतलब मिश्रण एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पादप या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ये हमारे पोषक तत्व हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल रहते हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन है, वो हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न कौन है? कार्बोहाइड्रेट ये तो है, प्रोटीन ये भी है, वसा ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी। ठीक है, हमारे शरीर को रुक्षांश भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, वसा भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है और खनिज लवण भी जरूरी है। जैसे नीचे समझाया गया है, कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसमें से कह रहा है मुख्य कौन है? तो इसमें से मुख्य जो हो जाएगा सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जैसे कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक जो है प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर में अति आवश्यक है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, रुक्षांश और जल ये सब हमारे शरीर को अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण के निम्नलिखित विधियों की किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो आयोडीन का भी उपयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट का भी उपयोग करते हैं और कास्टिक सोडा का भी उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी। नेक्स्ट है, तथा कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा परीक्षण के लिए अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। हम परीक्षणों के जो कि एनसीईआरटी बुक में 1.2 में दिखाया गया है। ठीक है, इसके परीक्षण के लिए क्या है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है? नहीं, गलत है। कहता है परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, ये भी गलत बात है। परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है, ये भी गलत बात है। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पोस्ट बनाना होता है। ठीक है,
प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जो कि बताया गया है। यदि वह ठोस तो पहले उसका पोस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। किसी भी परीक्षण के लिए सबसे पहले उसका चूर्ण बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से इसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ऊर्जा हमको कौन देता है? तो ऊर्जा देता है हमको वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। ठीक है, कौन देता है? वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। बी, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। वसा को और कार्बोहाइड्रेट को हम ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। कहते हैं समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने वाले ऊर्जा इसमें सर्वाधिक मिलती है। इसमें वसा में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, ठीक है, वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट भोजन में ऊर्जा देती है। अब देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 1 नंबर पे रहेगा और 2 नंबर पे वसा रहेगा जो हमको ऊर्जा देती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको सजाना है। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत गाजर और आलू है। आलू से और बाजरा और आलू से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, दूसरा है वसा के पादप स्रोत क्या है? गिरी है। क्या है? गिरी है। ठीक है, तीसरा है ठीक है, वसा के जंतु स्रोत क्या है? मछली और घी से वसा मिलते हैं। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ बुक में ही कुछ फिगर दिया गया है जिस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किसमें किससे मिलता है। ठीक है, देखिए ये सब जो है, ठीक है, इससे क्या मिलता है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोटीन रोगी से हमारे शरीर की रक्षा करता है? नहीं। कहता है विटामिन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि के लिए होती है? नहीं। वसा युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? नहीं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। आप देख लीजिए, अगर हमारे बॉडी को सिर्फ विटामिन ही ज्यादा मिल जाएगा तो फिर हमारा शरीर में ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, क्या मिलेगा? इसके लिए हमको बैलेंस डाइट की अति आवश्यक होती है। इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? बैलेंस डाइट की अति आवश्यकता होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बैलेंस डाइट की, जैसे प्रोटीन की आवश्यकता क्या है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ होने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर का वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से लड़ने में मदद करती है। विटामिन हमारे आंख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के। कौन कौन जाने? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड
विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन के समूह को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो विटामिन का नाम जान गए दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और बहुत सारे विटामिन को जब मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हमारे आंखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? हमारे आंख और त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए हमारे आंख को और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, जैसे देखिए विटामिन ए का क्या क्या काम है। हमारे त्वचा आंख को स्वस्थ रखता है कौन? विटामिन ए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करती है। विटामिन डी जो है अस्थियों और दांतों को के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर को सहायता प्रदान करती है। तो विटामिन ए आंख के लिए, विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए, विटामिन डी अस्थि के लिए, ठीक है, आवश्यक है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? हमारे शरीर का एक विटामिन का नाम बताइए जो बहुत सारे लड़ने के लिए सक्षम है। उसका नाम है विटामिन सी, जो कि नींबू में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग को जब कभी भी खाना खाते हैं तो हमको विटामिन सी की ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए जो है, विटामिन ए हमारे शरीर, हमारी त्वचा, आंख स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करती है। विटामिन डी अस्थि को, ईसब को मदद, कैल्शियम की भरपाई करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थि तथा दांतों के लिए कैल्शियम की उपयोगिता को पूरा करता है? तो आप लोग 10 सभी पढ़े हैं विटामिन डी। विटामिन ए हमारी त्वचा, आंख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने की क्षमता रखता है। विटामिन डी अस्थियों और दांतों को कैल्शियम प्रदान करता है। अब कुछ दिया गया है मिलान करने के लिए। कहता है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए किससे मिलता है? विटामिन ए मिलता है पपीता से, गाजर से, आम से। कहता है विटामिन डी किससे मिलता है? तो चावल से। किससे मिलता है? यकृत से और चावल से। क्या मिलता है? विटामिन बी। कहता है विटामिन सी किससे मिलता है? विटामिन सी मिलता है अमरूद से और मिर्च से। विटामिन सी किससे मिलता है? अमरूद और मिर्च से। अब विटामिन डी किससे मिलता है? मछली के तेल से। क्या मिलता है? मछली के तेल से विटामिन डी मिलता है। इसका सही आंसर जो दोस्तों हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें दिखाया गया है, आप लोग देखेंगे इसमें दिखाया गया है कि क्या क्या मिलेगा। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि क्या क्या मिलेगा, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है आहारी रेशों यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से, ठीक, आहारी रेशों यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो आहारी रेशों रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल भी सही बात है, जाना ही जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादपों के उत्पादों से होती है, ये भी बात सही है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ये बात गलत है। ठीक, रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल है, आलू सब्जी, हरी सब्जी है, ये तो सही बात है। कहते पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में अक्षांश की आपूर्ति
मुख्यतः पादपों पादपों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्य, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जी से है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं कर सकता है, फिर भी यह हमारे भोजन को आवश्यक अवयव और उसके आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करता है। जैसे कथन पर विचार करें, ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, और इसको आप कर लेंगे तो आप खुद सोच रहे होंगे कि ये फिर हमको किसी दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जल शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने में सहायता करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मेरे समझ से सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। क्यों? कहता है जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त जो हम भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी की आवश्यकता क्या होता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा स्रोत है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से औसत कथन पर विचार कीजिए। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, बिल्कुल भी सही बात है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुक्षांश जल भी शामिल रहते हैं, ये भी बात सही है। पढ़ाएं ऊपर, कहता है छिलका उतारकर सब्जियों को धोने से विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकता है, ये भी बात नष्ट हो नहीं सकता है, हो ही जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, आंसर डी होगा। ठीक है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार संतुलित आहार माना जाता है। इस प्रकार संतुलित आहार माना जाता है। छिलका को उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसमें कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। सब्जियों और फलों की तत्वों में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकता है। भोजन के पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? वो है विटामिन सी। भोजन पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी के कारण नष्ट हो जाती है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, शरीर की मोटाई बढ़ जाता है। क्या होता है? शरीर की मोटाई बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? शरीर का मोटाई बढ़ जाता है। बूढ़े ने जो सोचा कि हर समय वायुयुक्त वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। अतः उसने तली हुई चीजें, समोसे, मसाले, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे मोटापा का शिकार हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेता है तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना,
त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अरक्ता 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 किसकी कमी से होती है? लोहा की कमी से, Fe, आयरन की कमी से अरक्ता बीमारी होती है। अब यहाँ कुछ दोस्तों दिया गया है और उसका लक्षण बताया गया है कि इसके कारण कौन सा। विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? क्षीणता, दृष्टिहीनता, ठीक है, कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। इससे क्या होगा? दुर्बलता, पेशियां और काम करने में कम ऊर्जा मिलती है। विटामिन सी जिससे स्कर्वी होती है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स, एक अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियों या दंत क्षय होना, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसको हम लोग वाइटर के नाम से जानते हैं। गर्दन की गारंटी का फूल जाना, गर्दन की गारंटी का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होना। लोहा की कमी से अरक्ता होता है। क्या होता है? लोहा की कमी से अरक्ता होता है, जिससे क्या होता है कि कमजोरी होती है, जिससे कमजोरी होती है। ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थियां एवं दंत क्षय किसकी कमी से होती है? ये होती है कैल्शियम की कमी से। अस्थियां एवं दंत क्षय रोग जो है ये कैल्शियम की कमी से होती है। कुछ मिलान करना है। विटामिन ए से आंख की बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होती है। ठीक, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। अभी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, कहता है दुर्बलता, दुर्बल पेशियों एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये विटामिन B1 बेरी बेरी जो रोग हो जाता है उसके कारण ऐसा होता है। ये था अध्याय 1 चैप्टर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2। कहता है किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन निर्भर होता है? पदार्थ के गुण के आधार पर, पदार्थ के उपयोग के आधार पर। इसका ये होगा कि पदार्थ के गुण के आधार से भी और पदार्थ के उपयोग के भी आधार पर। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमको पेन की जरूरत है तो पेन से हमको मालूम है कि हमको लिखने का काम आना चाहिए, पेन से हमको लिखने का काम आना चाहिए। उसी तरह उसका गुण जो है, इंक अगर लाल है तो रेड ही लिखाएगा। यही इसका क्या हो गया? गुण और उपयोग। आगे बढ़ते हैं। कहते किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पदार्थ का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। पदार्थ के गुण के आधार पर। ठीक, पदार्थ की मजबूती, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, गर्म, ठंडी, ठीक है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आदि गुणों के आधार पर तय किया जाता है। उसका यूज, वस्तु का उद्देश्य या कार्य, फंक्शनलिटी भी पदार्थ के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए बिजली के तार के लिए कॉपर चुना जाता है क्योंकि इसमें इसकी चालकता बहुत ज्यादा होती है, अच्छी चालकता के कारण। इसलिए पदार्थ का चयन उसके गुण और उसके यूज पर किया जाता है। पदार्थ में क्या क्या आता है? ठीक, कांच की धातु, रुई, प्लास्टिक, लकड़ी। मतलब हम कह सकते हैं कि दुनिया का जो भी कुछ सामान है वो सारा कुछ क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे चारों ओर वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज आदि। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से
कौन सा चमकदार सामग्री होता है? सोना। मेटल जितना भी है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? चमकता है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना पदार्थ के लिए कुछ आवश्यक है, चमक खो देती है। ठीक है। त्रुटिहीन निष्प्रभाव दिखाई देती है। ये वायु से अभिक्रिया भी करती है। नेक्स्ट है, ठीक है, द्युतिमय का अर्थ होता है कठोरता। आगे बढ़ते हैं। ठीक, कहता है द्युतिमय शब्द का अर्थ होता है चमकदार। क्या होता है? चमकदार, चमक वाला। यह शब्द द्युति से बना है। इसका अर्थ प्रकाश, चमक, तेज होता है। इसलिए यह चमकीला द्युति में कहा जाता है। कठोर पदार्थ क्या है? कठोर पदार्थ इसको कहा जाता है जिसके जिनको दबाना मुश्किल हो, संपीड़न करना कठिन हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ कहते हैं। जब आप विभिन्न जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़न करना कठिन होता है, जबकि अन्य आसानी से संपीड़न हो जाता है। कुछ धातु की एक चाबी लीजिए, जिससे लकड़ी, लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, स्टील, मोमबत्ती, चौक, अन्य पदार्थ की आवश्यकता, ठीक है, रचने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, आप कुछ पदार्थ को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ को आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। ये पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़न किया अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? कोमल पदार्थ कहलाता है। अन्य पदार्थ जिन्हें हम दबाना या संपीड़न करना कठिन समझते हैं, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा संपीड़न कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थ में विभिन्न गुणों हो सकते हैं, जैसे द्रुति, कठोरता, रुद्र, अधिक चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है? लकड़ी। क्या है? लकड़ी एक धातु नहीं है। कहते हैं पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्रुति होता है प्रायः धातु होता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। ठीक, ये सब धातु है। लकड़ी क्या है? एक और धातु है, धातु नहीं है। निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करिए। क्या है? पदार्थ जिसे संपीड़न करना कठिन हो, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ जिसे संपीड़न करना आसान एवं जिसे खरोचना आसान हो, उसे हम कोमल पदार्थ कहते हैं। धातु में हमेशा चमक बनी होती है। धातु में हमेशा क्या होती है? चमक बनी होती है। जैसे कहता है जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़न करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, धातु की एक चाबी लीजिए जिससे एल्युमिनियम, पत्थर की टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक आदि लीजिए। कुछ पदार्थ आसानी से खरोच सकता है और कुछ को आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। आसानी से संपीड़न किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़न करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जिनमें से इस प्रकार की द्रुति होती है यह प्राय धातु होते हैं। ये प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातु के उदाहरण में हैं। कुछ धातुएं, ठीक, कुछ धातु बहुधा अपने चमक खो देता है और विद्युतहीन दिखाई देने लगता है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। कोई भी धातु है अपना प्रॉपर्टीज तब खो देगा जब उससे बाहरी कोई भी अभिक्रिया होगा। कहते हैं अविलय शब्द का क्या अर्थ है? अविलय शब्द का है अघुलनशील। क्या है? अघुलनशील। कहते हैं आप
आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात भूल गए, विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय तथा अन्य पदार्थ जैसे पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होता तथा काफी समय तक गिलास में वियोजित करने पर भी लुप्त नहीं होता। पदार्थ जल में अविलय है। पदार्थ जल में अविलय है। कहता है अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन चुने। अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन चुने। ये जल में आसानी से घुल जाता है। ये जल में आसानी से घुल जाता है। काफी समय तक वियोजित करने पर घुल जाता है। जल के साथ मिश्रित नहीं होता है। इनमें से सभी कहा जाता है जल के साथ मिश्रित नहीं हो जाता। कहता है आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ विलय तथा जल के साथ मिश्रित नहीं होता काफी समय तक। कहता है मिश्रित होना और नहीं मिश्रित होना। वैसे पदार्थ जो आसानी से घुल जाएंगे उसको हम लोग घुलनशील पदार्थ कहेंगे। जो आसानी से नहीं घुलेंगे उसको हम लोग अघुलनशील पदार्थ कहेंगे। जैसे निम्नलिखित में से कौन से विलय पदार्थ का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विलय पदार्थ के उदाहरण है? विलय पदार्थ के उदाहरण है नमक, चीनी, वॉशिंग पाउडर। उपरोक्त में से सभी इसका उदाहरण है। जैसे कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू तथा लकड़ी, बुरादे लीजिए। कहते 2 से 3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होगा। नेक्स्ट कहता है चीनी, नमक, वॉशिंग पाउडर विलय पदार्थ को उदाहरण है। क्या क्या है? विलय पदार्थ क्या क्या है? चीनी, नमक, वॉशिंग पाउडर। ठीक सभी तरह के जल में मिश्रित होते हैं। सभी तरह के जल में मिश्रित होते हैं। कहता है गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। उपयुक्त में कौन सा बात गलत है? जो कहता है हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं तथा कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय ऐसे हो जाते हैं। ठीक कहते कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। कुछ द्रव जल में आसानी से घुल जाते हैं। कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसी किसी को छोड़ देने और अपनी पृथक परत बना लेते हैं। कुछ गैसें जल में विलय जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन ना होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन और जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की अति आवश्यकता होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केरोसिन तेल में जल विलय है, शहद में जल विलय है। ठीक है, शहद में जल विलय है लेकिन केरोसिन में जल प्रेजेंट नहीं है। केरोसिन में अगर जल रहेगा तो फिर वो जल ही नहीं सकता। अन्न डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं तथा डूब जाते हैं। चित्र 2.6 में किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां हुआ कंकर जो आप बीच से तालाब में फेंकते हैं, साथ ही शहद की कुछ बूंदे जिन्हें हम आप गिलास के जल में डालते हैं तो इन सब का क्या होता है? बूझे में यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले पदार्थ, जल में डूबने वाले पदार्थ
ठीक है, 5 उदाहरण हैं। अन्य द्रव्य जैसे तेल, सही पदार्थ अथवा डूब जाता है। ठीक, शहद पानी में घुलनशील होता है। शहद पानी में घुलनशील होता है, लेकिन यह उसके प्रकार और पानी के तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सरसों का तेल जल में विलय है, नींबू का रस जल में अविलय है। दोनों दोनों क्या है? सही है। सिर का, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी तेल अथवा अन्य द्रव्य के नमूने एकत्रित कीजिए और कांच के गिलास को देखिए। सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अविलय है, जबकि सिरका और नींबू का रस विलय है। कहते निम्नलिखित में औसत को पहचान करिए। क्या? निम्नलिखित में औसत को पहचान करिए। उन पदार्थों को सामग्री जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है और पारदर्शी कहते हैं। ठीक, ये तो सही बात है। कहता उन पदार्थों या सामग्री जिससे होकर वस्तु को देखा जा सकता है और पारदर्शी नहीं, पारदर्शी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जिससे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते और पारदर्शी कहलाता है। ठीक, एक लकड़ी अपारदर्शी वस्तु है, बिल्कुल भी सही है। ठीक, तथा ऐसे पदार्थ जिनमें होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु न स्पष्ट रूप से पारभासी नहीं कहलाती है। इसका आंसर होगा ए, उन पदार्थों या सामग्री जिनसे होकर वस्तु देखा जा सकता है, जिनसे होकर वस्तु देखा जा सकता है। कहता आपने आपने लुका छिपी का खेल देखा होगा। उन स्थितियों के बारे में विचार करिए। आप खेलते खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे सके। आपको इन स्थानों को ही क्यों चुना गया? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की को देखा है? ठीक है, देखे होंगे कि उन पदार्थों की अथवा सामग्री जिससे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिससे हम वस्तु को देखते हैं आसानी से उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जिसके द्वारा नहीं देखा जा सकता है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिससे वस्तु को हम लोग देखते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? कहता है मोटी लकड़ी, तैलीय कागज। मोटी लकड़ी जो है ये पारदर्शी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है मक्खन का पेपर क्या है? मक्खन का पेपर क्या है? ये पारभासी है। क्या है? पारभासी है। ठीक है, पारभासी चीज किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिससे होकर वस्तु को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको पारभासी कहते हैं। नेक्स्ट है, ये था दोस्तों चैप्टर 1 क्लास 6 का क्लास क्लास 6 का चैप्टर 1 एंड 2। दूसरे वीडियो में चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे?
चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।